तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक दौर था जब इस एक नारे से लाखों भारतीय अपनी जान तक देने को तैयार थे और नारा देने वाले थे नेताजी। हमारे देश में आईएनए यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पूरे देश में आजादी की ऐसी चिंगारी भड़काई कि पूरा देश उन पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार था। लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद उनके पास जमा 250 करोड़ का खजाना आखिर गया कहां और उनके पास इतना खजाना आया कहां से, आइए जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी मृत्यु जितनी मिस्टीरियस है, इनकी जिंदगी उतनी ही ज्यादा लोगों की तरफ और देश की तरफ खुली हुई थी। आपको बता दें कि जब वो भाषण देते थे, उसे सुनकर औरतें अपने जेवर, गहने, बाजूबंद, कड़े, झुमके सब उतार कर उनके सामने रख देती थीं। ऐसे ही एक बार नेताजी का भाषण सुनकर हीराबेन बेतानी ने अपने 13 सोने के हार दान में दे दिए थे, जिनकी तब की कीमत 1.5 लाख रुपए थी। इसके साथ ही इस जमाने में हबीब साहिब नाम के एक रईस हुआ करते थे। उन्होंने आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी के फंड में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा करा दी थी। सबको सिर्फ आजादी चाहिए थी और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। इतना ही नहीं, रंगून के एक बिजनेसमैन वीके नादर ने आजाद हिंद बैंक में 42 करोड़ रुपए और 2800 सोने के सिक्के दान दिए थे, जो कि काफी बड़ी रकम के थे। वो दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का और जापान ब्रिटेन के खिलाफ था। इसी वजह से आईएनए यानी आजाद हिंद फौज को ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने के लिए फंड करता था। लेकिन युद्ध के अंत तक जापान नहीं टिक पाया और वो लगभग अपनी हार मान चुका था। लेकिन नेताजी ने साफ कह दिया था कि जापान की हार आईएनए की हार नहीं है। नेताजी नहीं चाहते थे कि आजाद हिंद की फंडिंग जापान पर निर्भर रहे और इसलिए चंदा जमा करने के लिए कैंपेन लगातार चलाई जाती थी। ऐसी ही एक कैंपेन जनवरी 1945 में चलाई गई थी और मौका था नेताजी के जन्मदिन का। बता दें कि नेताजी की इतनी लोकप्रियता थी कि इस मौके पर नेताजी को सोने में तोला गया था। हालांकि वो इसके खिलाफ थे, लेकिन फंडिंग भी जरूरी थी। साथ ही 1 हफ्ते तक चले इस सेलिब्रेशन में 2 करोड़ रुपए और 80 किलो सोना इकट्ठा हुआ था। कहा जाता है कि आज तक कोई भी लीडर अपने कैंपेन में इतनी फंडिंग नहीं कर पाया है। लेकिन इस पूरे कैंपेन के ठीक 8 महीने बाद ही अगस्त 1945 में नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया। बता दें कि ये सोना उस वक्त उन्हीं के साथ था। माना जाता है कि इस प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हो गई थी। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि नेताजी इस घटना में बच गए थे। अलग अलग थ्योरियां हैं, लेकिन एक और सवाल जो नेताजी की मृत्यु से जुड़ा है, उस खजाने का क्या हुआ जो नेताजी अपने साथ लेकर गए थे। पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। आइए शुरू से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। जब जापान ने सरेंडर करने की बात रखी, तब नेताजी बोस इस दौरान सिंगापुर में ही थे, जो जल्द ही पूरी तरह ब्रिटिश आर्मी के कब्जे में आने वाला था। और इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि सिंगापुर में आईएनए का जितना फंड है वो शहर से बाहर भिजवाया जाए। इसके बाद 16 अगस्त की सुबह 8 बजे नेताजी ने सिंगापुर से देवनाथ दास, जो कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग आईआईएल के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्हें एक केबल भेजा और देवनाथ दास ने फंड को एक बक्से में भरकर बैंकॉक भिजवा दिया। उसी दोपहर नेताजी भी बैंकॉक पहुंचे। यहां आईआईएल के हेडक्वार्टर पहुंचकर उन्होंने आईएनए और आईआईएल के एम्प्लॉइज के लिए 2 से 3 महीने की सैलरी के लिए पैसे निकलवाए। उसके बाद उसी रात वो अपने असिस्टेंट कुंदन सिंह और आबिद हसन के साथ आईएनए फंड्स का हिसाब करने बैठे थे। ये सब तब पता लगा जब आजादी के बाद बनी एक जांच कमेटी के आगे कुंदन सिंह ने बताया कि खजाने को 4 हिस्सों में बांटकर बक्सों में भरा गया था, जिनका कुल वजन 2 से 2.5 मौन यानी करीब 75 से 90 किलो के बीच था। इन बक्सों में सोने के जेवर थे, साथ ही एक सोने का सिगरेट केस था, जिसे हिटलर ने नेताजी को तोहफे में दिया था। और इन्हीं बक्सों को लेकर 17 तारीख की सुबह नेताजी ने बैंकॉक से उड़ान भरी थी। उनके साथ 6 और लोग थे। 17 अगस्त सुबह 9 बजे नेताजी साइगॉन पहुंचे, जहां अभी भी जापान का कब्जा था। साइगॉन में नेताजी की मुलाकात जापानी सेना के मेजर फील्ड मार्शल हिसैशी तेराशी से हुई। नेताजी यहां से मंचूरिया जाने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर पता चला कि उनका प्लेन उड़ने लायक नहीं है। इसके बाद एक मित्सुबिशी की 21 विमान में उनके लिए एक सीट का इंतजाम करवाया गया। अब चूंकि प्लेन में सिर्फ एक सीट थी, इसके बावजूद बोस ने पायलट से कहकर एक और सीट का इंतजाम करवाया, कर्नल हबीबुर रहमान के लिए, क्योंकि नेताजी चाहते थे कि एक और इंसान उनके साथ जाए। लेकिन पायलट ने उनसे कहा कि या तो वो अपने साथ बक्से ले जा सकते हैं या एक और आदमी। नेताजी ने बक्से ले जाना चुना। हालांकि ये पक्का नहीं है कि नेताजी अपने साथ कितने बक्से ले गए थे। नेताजी का प्लेन साइगॉन से फार्मोसा पहुंचा, जिसे फिलहाल ताइवान के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्लेन को रिफ्यूलिंग के लिए उतारा गया और फार्मोसा में प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। उस समय वहाँ पर मेजर के साकाई मौजूद थे। उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जितना सोना बच सकता था बचा लिया। साकाई ने इस सोने को एक पेट्रोलियम कैन में जमा किया और उसे सील कर आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया, जहां से इन्हें नेताजी की अस्थियों के साथ टोक्यो भेजा गया।
जिसके बाद 5 सितंबर 1945 को टोक्यो में इस खजाने को IIL टोक्यो के अध्यक्ष M राममूर्ति को सौंप दिया गया और ये खजाना अगले 6 साल तक टोक्यो में ही रहा। बाद में साल 1952 में इसे भारत लाकर नेशनल म्यूजियम में जमा करा दिया गया। भारत में जो सोना पहुंचा था उसका वजन 11 किलो 300 ग्राम था और बोस बैंकॉक से जो सोना लेकर चले थे उसका वजन लगभग 70 से 90 किलो के बीच था। इसलिए यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये था कि बाकी खजाना कहाँ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने सारे दस्तावेज खत्म कर दिए थे, इसलिए नेताजी अपने साथ कितना सोना लेकर चले थे इसे लेकर सिर्फ आई विटनेसेस के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है। IIL के एक मेंबर पंडित रघुनाथ शर्मा के मुताबिक इस खजाने की कीमत तब करीब 1 करोड़ के आसपास रही होगी, लेकिन जो सोना भारत पहुंचा वो इसके आसपास तक नहीं था। इन सारे मुद्दों पर जब बात ज्यादा होने लगी तब साल 1947 में संपर्क मिशन के तौर में एक कमेटी टोक्यो गई। इस कमेटी के एक मेंबर बेनेगल रामाराव ने तब फॉरेन मिनिस्ट्री को एक खत लिखा जिसमें INA के खजाने के साथ हेराफेरी की बात दर्ज थी। खत में M राममूर्ति पर गबन के इल्जाम लगाए गए थे क्योंकि उस वक्त टोक्यो में जापानी और भारतीय लोगों के बीच ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था और वहां लगातार ये शिकायत की जा रही थी कि युद्ध से बर्बाद हुए जापान में राममूर्ति 2-2 सेडान कैसे चला रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई खास रुझान नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद मई साल 1951 में एक और मिशन जापान पहुंचा जिसे लीड कर रहे थे के चेत्तूर। चेत्तूर ने इस खजाने से जुड़े एक और शख्स पर उंगली उठाई जो कथित तौर पर छुट्टी के लिए टोक्यो पहुंचे थे। इनका नाम था S.A. अय्यर। इस पर अय्यर का कहना था कि वो भारत सरकार के मिशन पर टोक्यो आए हैं और यहाँ उन्हें 2 चीजें वेरीफाई करनी थी। पहली कि टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की हैं या नहीं। दूसरा, उन्हें नेताजी के प्लेन से रिकवर किया गया सोना भारत लाना था। तब फॉरेन मिनिस्ट्री को भेजी अपनी रिपोर्ट में चेत्तूर ने लिखा कि लोकल भारतीय अय्यर के लौटने से बहुत गुस्सा हैं। इतना ही नहीं, 1953 में फॉरेन मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे R.D. साठे ने भी इस मामले से जुड़ा एक सीक्रेट नोट सरकार के साथ साझा किया था। साठे ने भी अय्यर और राममूर्ति की एक्टिविटीज को शक के दायरे में खड़ा किया। उनका कहना था कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा साइगॉन में ही है और इसी बीच ऐसे अय्यर ने एक और बात बताई कि खजाने का कुछ हिस्सा उनके पास साइगॉन में है, लेकिन ये सोना कुल 300 ग्राम ही था जिसे अय्यर ने सरकार के पास जमा करवा दिया। R.D. साठे ने एक और चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि राममूर्ति की एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस अफसर कर्नल फिगेस के साथ काफी नजदीकी थी जो INA का कट्टर दुश्मन हुआ करता था, लेकिन युद्ध के बाद वो राममूर्ति को UK में सेटल होने का प्रस्ताव दे रहा था। ये सब सामने आया तो 1953 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र से इस मामले की जांच की मांग की, लेकिन सरकार ने आगे जांच से इनकार कर दिया। लेकिन बात किसी आम इंसान की नहीं थी जो इतनी जल्दी दब जाए। नेताजी आखिर नेताजी थे और लोग लगातार जांच की मांग कर रहे थे, जिसके बाद साल 1956 में सरकार को एक टीम बनानी ही पड़ी। लेकिन इस कमेटी से भी खजाने को लेकर बात साफ नहीं हुई। वहीं साल 1971 में जस्टिस G.D. खोसला को जांच कमीशन का जिम्मा सौंपा गया। जापान में रहने वाले 2 भारतीय इस कमेटी के आगे पेश हुए। इन दोनों ने ये दावा किया कि खजाने की लूट खसोट हुई है, जिसके बाद टोक्यो के एक पत्रकार KV नारायण ने कमीशन के सामने दावा किया कि साल 1945 में अय्यर जापान आए और उन्होंने राममूर्ति को सोने से भरे 2 सूटकेस दिए। खोसला कमीशन ने माना कि खजाने में गबन किया गया है, लेकिन सबूत न मिलने के कारण मामला अधूरा ही रहा। बता दें कि इस पूरे मामले में जिन 2 लोगों पर शक गया था उनके परिवार इन इल्जामों से इनकार करते आए हैं। ऐसे अय्यर के बेटे का कहना है कि साल 1980 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब उनके पास सिर्फ उनकी पेंशन थी और वो एक घर तक नहीं ले पाए थे, इसलिए खजाने की बात कहीं से भी सही नहीं हो सकती। वहीं राममूर्ति के परिवार ने भी इन इल्जामों से इनकार किया। माना जाता है कि INA के खजाने में से लगभग 60 किलो सोना गायब हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में इसकी कीमत लगभग 280 करोड़ के लगभग होती है, लेकिन ये खजाना कहाँ गया ये बात आज तक किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी नेताजी के खजाने की। आपको क्या लगता है, इस पूरे घपले में उस वक्त की सरकार भी शामिल थी? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।